ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, कितने शुद्ध हैं, इम्प्योरिटीज है तो उसमें क्या इम्प्योरिटीज है और वो किस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से उनकी इम्प्योरिटीज होती है उस कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ है उसमें इम्प्योरिटी है, उसमें अशुद्धि है, तो अब हम उसे शुद्ध कैसे करें, उसको शुद्ध फॉर्म में कैसे लें या उसको अलग अलग करके हम कैसे यूज करें। तो उसी में हम आगे पढ़ेंगे। ये है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध का अगला पार्ट, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मिश्रण जो है, मिश्रण इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसा होता है, समांगी होता है कि विषमांगी होता है कि वो कोलाइडल होता है कि वो निलंबन होता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं। उसमें हमने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा था कि कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें जो है बड़े बड़े कण है तो उसमें जो प्रकाश की किरणें डालेंगे, उसमें टॉर्च मारेंगे तो वो टकरा के इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी टर्म्स उसमें नए नए पढ़े थे। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो मिश्रण है उससे उसके जो घटक है उसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उसका पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम कई सारे तरीके हैं भाई। देखो सबकी नेचर अलग अलग होती है, कोई आसानी से मान जाता है, कोई थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो मान जाता है और कोई बिल्कुल हिंदी में समझाने पर ही मानता है ना भाई। तो वैसे ही जैसे इस मिश्रण में कई सारे लोग हैं तो उनकी प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, अब उनकी प्रकृति अलग अलग है, उनका नेचर अलग अलग है, तो हम उन्हें अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करेंगे। तो उसके अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रंग वाले घटक, यानी कि नीले और काले रंग की स्याही है। मान लो हमारे पास कोई मिश्रण है जिसमें की नीली और काले रंग की स्याही मिक्स है। ठीक है, तो अब वो हमारा रंग वाला घटक कैसे अलग होगा। तो देखो क्या करेंगे, एक बीकर ले लिया, इसमें हम वाटर भर दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे हम इसके लगा दे रहे हैं आग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इसको एक स्टैंड पे रखेंगे, हवा में तो रहेगा नहीं। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे कांच का, जिसको वॉच ग्लास कहते हैं, और इसमें हमने थोड़ी सी स्याही ले ली। ठीक है, इंक ले ली। अब इसमें इंक ले ली, अब यहाँ से ये भाप जो निकलेगा उससे ये वॉच ग्लास गर्म होगा, उससे ये स्याही गर्म होगी। ठीक है, उसके बाद गर्म होते होते जो है यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट बचेगा, कुछ इसका अवशेष बचेगा। वो क्या होगा, वो होगा वो नीली और स्याही जो होगी, उसमें डाइज होंगी, वो अलग हो जाएंगी। और जो हीट है इससे जो वाटर, क्योंकि भाई जो कलर है, ठीक है, वो कलर किसी उसमें घुल के तो बना होगा स्याही, है ना। तो जो वाटर है वो गर्मी हमने दी तो वो इवेपोरेट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास सॉलिड जो कलर था वो बच गया। तो ऐसे करके हमारा ये पृथक्करण हो गया, बहुत आसान है। इसके बाद है दूध से क्रीम। अब देखो भाई, अभी हमने ये इस टाइप का पढ़ा, अब हम देख रहे हैं कोई ऐसा सोल्यूशन। हमने देखो पढ़ा था कि दूध कैसा सोल्यूशन होता है। दूध कैसा होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन की क्या प्रकृति होती है, इसमें थोड़े कण बड़े बड़े होते हैं, है ना, लेकिन इतने नहीं होते कि आप छन्नी से उसको छानोगे तो वो अलग हो जाएंगे। हाँ, निलंबन में ऐसा होता है या मिश्रण में ऐसा होता है, विषमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं कि आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन कोलाइडल ऐसा होता है जिसमें वो इतना अच्छे से मिक्स होते हैं कि वो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा उन पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। प्यार मोहब्बत थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जरा सा और जोर लगाइएगा ना तो सबका अपना अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूध है, दूध में क्रीम है, मिक्स होता है ना। आप देखते हो बहुत अच्छी अच्छी तरीके के, मतलब मार्केट में कैसे कैसे दूध आते हैं कि सिंगल टोन्ड, डबल टोन्ड दूध और फिर क्रीम वाला और बिना। तो उसमें क्या करते हैं, वो दूध को अलग अलग लेवल पे उसको अलग कर लेते हैं, क्रीम अलग कर देते हैं, क्रीम उसमें रह देते हैं, हल्का सा क्रीम निकाल लेते हैं, हल्का छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से तो वो करते कैसे है, देखो दूध एक सेंट्रीफ्यूगेशन apparatus आता है, जो आप लैब में जाओगे करोगे एक्सपेरिमेंट तो मिलेगा। उसमें क्या होता है, मतलब जो लैब में होता है मैं उसका बता रही हूँ। अब दूध है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी है तो उस हिसाब से बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो apparatus होता है उसमें सेंटर होता है और सेंटर से चारों तरफ ऐसे ऐसे टेस्ट ट्यूब टाइप की ऐसे लगी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो लगा होता है घुमाने के लिए लीवर। ठीक, अब क्या होता है, ये एक स्टैंड पे लगी रहती है, हाँ, और ये चारों तरफ ये फ्रीली मूव करती है, हाँ। और जब हम इस लीवर को घुमाते हैं तो ये बहुत ऐसे घूमने लगती घूमने लगती घूमने लगती। अब हम इसमें कोई ऐसा लिक्विड भर दें, ठीक है, जो कि मतलब जिसमें थोड़े से भारी कण हो, थोड़े से कण बड़े बड़े हो, ऐसा कोई सोल्यूशन। ठीक, अब उसको हम इस लीवर को तेजी से घुमाएं, खूब तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा कि जो उसका हल्का हल्का कण होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी वाला होगा, क्योंकि हल्का तो खूब तेजी से घूमेगा, है ना, आपकी स्पीड के साथ, और जो भारी होगा वो इतनी जोर से थोड़ी घूम पाएगा। तो वो धीरे 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 करके भैया आम से रहा होगा। तो जो हल्के वाले होंगे वो चले जाएंगे और जो भारी वाले होंगे वो अपने हिसाब से नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी तरह से मिल्क का क्या होता है, केंद्र जब होता है तो वो बड़े बड़े कंटेनर उसमें मिल्क रहता है, उसको जब हम बहुत तेजी से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, जो उसके जो दूध है, जो लिक्विड है वो तो हल्का है, वो तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें वो जो आप मक्खन बनाइए घर में, मक्खन देखिए घर में जब मथनी से मथते हैं या बहुत लोग क्या मिक्सी के जार में उसको चला देते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो बटर होता है बहुत लाइट होता है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही लाइट वाला जवाब। तो वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लगता है। तो और नीचे क्या होता है, मिल्क ही रहता है, लेकिन नीचे वाटरी फॉर्म में मिल्क हो जाता है, ऊपर बटर आ जाता है। उसको निकाल लीजिए और मस्त रहिएगा। तो इस तरह से जो होता है इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाना, सेंटर अलग हो जाना उसका, जो भारी है वो एक जगह सेंटर हो जाए और हल्के अलग हो जाए। तो अपकेंद्रण की विधि इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी उल्टा उपकेंद्रण भी होती है,
जो कि अलग चीज है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि बाहर चला जाना, ऐसे रोटेट करते करते वो बाहर निकल जाता है। अब इसमें क्या सेंटर में आ गया है, तो ये आप केंद्र हो गया, केंद्र की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, अगर दो अघुलनशील द्रव आपको मिल गया, अघुलनशील में तो बहुत आसान है भाई, जब उनकी बनती ही नहीं है तो उनको अलग करना तो बहुत ही आसान है भाई। दो लोग हैं, ठीक है, अब उनके थोड़े से फायदे नुकसान मतलब फायदे उनके थोड़े से अफेयर मिल रहे हैं, हाँ, तो अब फायदे की वजह से वो एक दूसरे के साथ है, पर बहुत ज्यादा उनके अंदर मतलब वो नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो वही उससे फायदा है, तो उसके साथ रहना मजबूरी है ना। तो क्या होगा कि उनको अलग करना बहुत आसान होगा, है ना। उनको अलग करना क्या होगा कि बता दो भाई, देखो जिस आदमी के साथ तुम उठ बैठ रहे हो, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो मुझे लगता नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हाँ यार लगता तो मुझे भी नहीं है ठीक ठाक, तो उनको सेपरेट करना आसान है, हाँ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब हमारे पास दो अघुलनशील कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि वाटर में तेल मिला दो, तो तेल और वाटर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फनल है, हम एक फनल ले रहे हैं, एक कीप ले रहे हैं, हाँ। फनल आप वो सोचोगे ना, हमारे घर में प्लास्टिक की जो ऐसे ऐसे वाली आती है, सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती है, और आगे बढ़ो, दुनिया का दायरा और बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक यहाँ पर नॉब लगी हुई है, मतलब इसको खोल देंगे तो ये यहाँ से टपकना शुरू हो जाएगा। अब इसमें तुम अपना वो सॉल्यूशन मिला दो, तेल और ऑयल वाला। अब इसमें हमने ऑयल और वाटर मिला दिया, ठीक है। अब अगर ऑयल और वाटर यहाँ तुम मिला के छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दो शांति में अकेले में, ठीक। अब क्या होगा, धीरे धीरे वाटर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वाटर थोड़ा वो होता है हल्का, और ऑयल ऊपर तैरने लगेगा, है ना, ऐसा ही तो होगा। फिर क्या करो, अब जब ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया, तो अलग अलग दिखने लगा तुम्हें, तो अब इसको खोल दो और नीचे कोई कंटेनर लगा लो भाई। अब वाटर धीरे धीरे खाली होता जाएगा, और आप देखते रहिए, जब ये वाटर पूरा खाली हो जाए और ऑयल की लेयर आ जाए, बंद कर दो, अलग हो गया, ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे वाटर रहेगा, तेल अलग हो गया, पानी अलग हो गया, सिंपल। ऐसे ही कोई चीजें हैं, दो घुलनशील चीजें हैं, वो जो समझ में आ रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं, उनको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो, है ना, तो फिर वो खुद ही सेपरेट हो जाते हैं। फिर धीरे से ऊपर वाला हटाओ या धीरे से नीचे वाला हटाओ, अलग अलग हो जाएंगी, वेरी सिंपल। अच्छा, इसके बाद है नमक और कपूर। अब एक हम नया कॉम्बिनेशन टाइप का लिया है, ठीक है। अब नमक और कपूर हमने उदाहरण क्यों लिया भाई, इतना यूनिक उदाहरण क्यों लिया क्या, क्योंकि इसमें एक वो इन्वॉल्व है, एक टाइप इन्वॉल्व है। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, सब्लिमेशन पढ़ा था, या ऊर्ध्वपातन जिसको कहते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या था, जैसे हमने वाष्पन पढ़ा, ठीक है। अब वाष्पन तो भैया ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने कोई पानी लिया है और उसको हमने गर्म किया, उड़ गया, वाष्पन हो गया, खौल गया, पतन हो गया, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वपातन एक नई बीमारी है, देखो भाई, भांति के लोग हैं तो भांति के वो नेचर है ना। अब ऊर्ध्वपातन क्या है कि जब हम कोई सॉलिड है उसको गर्म कर रहे हैं, वो डायरेक्ट गैस में बदल जा रहे हैं। तीन अवस्थाएं होती है ना, जैसे कि पहले तो आती है ठोस, ठीक है भाई, हम सब साथ साथ हैं, है ना, हम बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत साथ साथ हैं, बिल्कुल लवी डवी टाइप है, तो चलो जो ठोस है, बहुत मजबूत है हमारे बीच में बॉन्डिंग। उसके बाद आती है द्रव अवस्था, ठीक है भाई, हम लोग ठीक है, हम एक फैमिली है, ठीक है, तो वी नीड स्पेस, है ना, तो थोड़ा दूरी बनाए रखो, हवा आने दो, तो हम थोड़ा दूर हो गए, तो ये हो गया द्रव का हिसाब किताब, ठीक। उसके बाद आती है एक स्टेज, हमने पढ़ी थी गैस वाली स्टेज में क्या होता है कि भाई देखो, हमारे सर ने मैच कर रहे हैं और हमारे बाप दादा के नाम मैच कर रहे हैं, इतनी रिश्तेदारी रखो, ठीक है। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं, मैं हाईली टैलेंटेड और तुम भाई ठीक ठाक से इंसान हो, मतलब ठीक है, तो उतनी ही रखो, जान पहचान रखो, तो ये हो गई गैस, यानी कि ये यहाँ है तो एक दूसरे शहर में, ठीक है, गैस अवस्था हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ठोस है, अब इसमें थोड़ी सी हमने हीट दे दी, थोड़ी सी आग लगा दी, तो द्रव हो गया, मतलब थोड़ी दूरी आ गई। अब उसमें और आग लगा दोगे तो गैस अवस्था आ गई, हाँ, अवस्थाएं ऐसे चेंज होती हैं। लेकिन इसमें क्या एक नया ट्विस्ट आ गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठोस अवस्था में यार थोड़ा सा आग लगाओ तो बस उनके अंदर कुछ होता ही नहीं, उनका धीमान कुछ होता ही नहीं है, बस वैसे तो बहुत लवी डबी बने, लेकिन जरा सा किसने भड़काया कि भैया आप सही कह रहे हो, आप मतलब कुछ रखा नहीं है इन सब चीजों में, है ना, तो वो सीधा ठोस से द्रव में आते ही नहीं हो, सीधा इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या था हमारे पास, कपूर इस कैटेगरी में आते हैं भाई साहब, ठीक। अब हमने नमक लिया और कपूर लिया, अब हमें मान लो नमक और कपूर का मिश्रण है, इस टाइप की चीजों का, जैसे इस टाइप की चीजें, यानी कि जो ऊर्ध्वपातन के फॉर्मूले को अप्लाई करती हैं, इस टाइप का मिश्रण है, जिसमें हमने एक उदाहरण ले लिया, नमक और कपूर का मिश्रण हमारे पास है। अब इसको हमें अलग करना हो तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको हीट दे दीजिए, ठीक है। हीट देंगे तो कपूर क्या होगा, फस से उड़ जाएगा, ठीक है, कपूर उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कौन सी विधि लग रही है, ऊर्ध्वपातन की विधि हमने लगाई, और कपूर और नमक, यानी कि जिसमें ऊर्ध्वपातन ऐसी कैटेगरी में जो चीजें आती हैं उसमें हम ऐसे अप्लाई करके उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, काली स्याही से रंग यानी क्रोमैटोग्राफी, हम क्रोमैटोग्राफी के बारे में जानेंगे। हाँ, क्रोमा जो होता है वो कलर को बताता है, ग्रीक जो होता है
ग्रीक भाषा में क्रोमा एक वर्ड होता है, ठीक है, और इस क्रोमा का मतलब होता है रंग, कलर्स, उसी से हमारी आई है क्रोमेटोग्राफी। अब ग्राफी मतलब कि मापन, है ना, ये तो आपने हर बहुत जगह पढ़ा होगा। तो काली स्याही, जब आप ब्लैक इंक देखते हो तो क्या वो सिर्फ ब्लैक ही होती है? हाँ, उसका पता कैसे लगाएं? आप एक उसमें जार में ले लो, नीचे इंक ले लो, उसमें एक यहाँ पर रॉड है कांच की, वहां से हमने एक पेपर यहाँ लटका दिया है, ठीक है, स्पेशल टाइप का है, ये इंक पर डिप है। यहाँ से क्या होगा, इंक इस पे चढ़ना शुरू होगी और धीरे धीरे कलर्स की लेयर अलग अलग होती चली जाएगी, जिसकी जैसी रीच होगी उससे आपको अलग अलग कलर का पता चल जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि काली स्याही में कौन कौन से कलर इन्वॉल्व है, ठीक है, ABCD कितने कलर इन्वॉल्व है ना। ब्लैक है तो उसमें जितने भी कलर मिलाओगे वो ब्लैक बन जाता है, इसलिए, ठीक। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब दो घुलनशील द्रव, अभी तक तो हमने क्या देखा था भैया, अगर अघुलनशील है तो उसमें क्या करिए, एक कीप में डाल दीजिए और शांत बैठ जाइए, थोड़ी देर में खुद ही अलग हो जाएंगे, वो खोल के निकाल लो, ठीक है, अलग अलग हो गए। लेकिन भैया जब दो लोगों के बीच में बहुत घनी दोस्ती है, एकदम दांत काटी, तो दुश्मनी होती है, लेकिन होता है ना कि बहुत एकदम इन्वॉल्व है, मतलब दो जिस्म एक जान टाइप है, तो दो घुलनशील लोग हैं, अब इन्हें कैसे अलग करोगे? तो इसकी देखो एक विधि है आसवन विधि, ठीक है। आसवन विधि में क्या होता है कि जैसे दो लोग ऐसे होने चाहिए आपको, आपके पास जो है सॉल्यूशन में, वो उनका कुछ तो होगा, कुछ तो उनकी कमी होगी, यानी कि उनके क्वथनांक अलग अलग होने चाहिए। अब उनके क्वथनांक अगर अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग हीट, अलग अलग टाइम का टेम्परेचर दो। इसमें लगा दो एक थर्मामीटर, ठीक है। अब हम मान लो एक फ्लास्क ले लेते हैं, क्या मटकी लेना है ना, फ्लास्क ले लिया हमने, अब इसमें हमने वो सॉल्यूशन भर दिया। अब यहाँ पर एक लगा दो थर्मामीटर, जो कि आपको बताएगा टेम्परेचर, क्योंकि भाई टेम्परेचर का ही तो मेन है ना। अब इसको यहाँ ऐसे बांध दो ताकि ये कहीं ना जाए, नीचे लगा दो ये, जिससे ये होगा गर्म, ठीक। अब यहाँ पर एक इससे लगा दो, यहाँ से निकल के आए ये, और यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर हम भरेंगे ठंडा पानी भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे कंटेनर रख दे रहे हैं, ठीक। अब हमने यहाँ लगाई आग। अब इस मिश्रण में क्या है, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर है, इस मिश्रण में जो है, जो लोग हैं, दो लोग लबी डबी, उनके क्वथनांक अलग अलग है, और हमने इसे तब तक उबालना है जब तक कि मिनिमम क्वथनांक वाले इसमें जो एक है उसका क्वथनांक तक ना पहुंच जाए। अच्छा, मतलब लगभग डिफरेंस होना चाहिए, 25 केल्विन का डिफरेंस तो होना ही चाहिए ना, फिर बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा तो एक पता चला बॉयल होकर ऊपर होना शुरू हुआ, नीचे से दूसरा शुरू हो गया ना, नहीं, थोड़ा डिफरेंस हो। अब जब ये मेजर करते रहेंगे हम थर्मामीटर से, उसके बाद जब ये यहाँ से निकलना शुरू होगा तो ये इस नली में, देखो ये इस नली में जा रहा है, ठीक। अब अगर इस जैसे भाप यहाँ से उड़ी, अब ये इस नली में गई, अब इस नली से जाके ये वाली इस नली से हम संघनन वाली पाइप है, यहाँ पर हम कर देंगे पानी भर दिया ठंडा, तो ये भाप यहाँ आई, बगल में ठंडा पानी है तो वो उसको ठंडा कर देगा भाप को, और जब भाप ठंडा होगा तो वो हो जाएगा लिक्विड, और टप टप यहाँ टपक टपक के इकट्ठा हो जाएगा, और एक यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसको बोलते हैं आसवन विधि, यानी भाप जो है उसको बनाने के बाद हम उसे वापस द्रव में पलट रहे हैं, तो वाष्पित करने के बाद उस वाष्प को जब हम द्रव में पलटते हैं या बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं आसवन विधि, ठीक है। तो आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो वायु से गैस प्राप्त करना, वायु में बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस होती है ना, वायु तो कई गैसों का मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कई तरह की गैसेस है। अब कई तरह की गैसेस को अलग करने के लिए अब क्या है, गैसेस का हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वथनांक होता है, उनका भी तो नेचर है, तो हम उनको एक ऐसे कंडेंसर, मतलब एक ऐसे पात्र में लाएंगे जहां उसके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको दबाव बढ़ाकर उसको संपीडित करेंगे। जैसे देखो हमारे सिलेंडर्स वगैरह में गैस कैसे बढ़ जाती है, उसको संपीडित करके उसमें दबाव बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि देखो गैस की अवस्था क्यों आती है, किसी भी पदार्थ में गैसीय अवस्था कब आती है, जब उसको ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, तो क्या होता है वो टेम्परेचर मतलब एनर्जी, और वो खूब सारी एनर्जी गेन करता है और फिर चल देता है ना, यहाँ मॉलिक्यूल एक इधर ऐसे फैल जाते हैं, फिर जब उनकी एनर्जी हटा लेंगे, एनर्जी निकालेंगे कैसे, कि गर्मी कम करके, गर्मी कम कैसे, हीट को कम करके, तो टेम्परेचर को हम कम करें और फिर दबाव डालें। जैसे उनकी हीट हमने ले ली, चाहे उनकी पैसों की गर्मी हो चाहे जो, उनके पास खत्म हो गए, अब जिसके पास खत्म हो गए, गर्मी निकल गई, अब उस पर दबाव डालोगे तो हाँ सुनेगा ना। अब जब उसके पास इतना है, बहुत आ रहा है, तो तुम्हें क्यों सेटेगा यार, तुम सही बात बताओगे तो भी नहीं सुनेगा, ठीक। अब जब उनकी गर्मी निकल गई है तो उन पर दबाव डालोगे तो वो दब जाएंगे। वैसे ही गैसेस पे दबाव डालते हैं, संपीडित करते हैं, तो गैस पे दबाव बनता है तो वो संपीडित हो जाती है, ठीक, गैस इकट्ठा हो गई। अब हम क्या करेंगे, उसको फिर हम भेजते हैं एक ऐसे कंडीशन में जहां पर बिल्कुल चिल्ड वाटर रहता है, अब वहां पर वो बिल्कुल और ठंडी हो जाती है, फिर हम दूसरे बॉक्सेस में डाल के उसको धीरे धीरे करके एक कंटेनर में जमा कर लेते हैं। अलग अलग क्वथनांक पे अलग अलग गैसेस निकलती है, तो वो अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेजेस पे अलग कंटेनर में हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम गैस को प्राप्त कर लेते हैं वायु से, ठीक है।
उसके बाद है क्रिस्टलीकरण की विधि। क्रिस्टलीकरण की विधि का नाम आपने बहुत सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा। जैसे क्रिस्टल, क्या क्रिस्टल, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, नमक के क्रिस्टल होते हैं, है ना। ये क्रिस्टल बनते कैसे हैं? तो ये क्रिस्टलीकरण, देखो नमक हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से, ठीक है, मैक्सिमम। तो समुद्र के पानी में नमक होता है, तो हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को से इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो वाष्पित हो जाता है, फिर नमक बच जाता है। तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल उसके बच जाते हैं। अब क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जैसे मिश्री है, उसका क्रिस्टल बनाना है, तो एक शुद्ध यहाँ फॉर्म में यहाँ पर हमने हैंग कर दिया, सारे जाके उससे चिपक गए, तो एक बड़ा सा क्रिस्टल बन गया, है ना। तो इससे क्या होता है, जो अशुद्धि रहती है वो नीचे रह जाती है और शुद्ध फॉर्म में चीजें हमारे पास इकट्ठा हो जाती है ना। तो क्रिस्टलीकरण ये इसी के लिए होता है, जैसे शुगर हो गया या नमक हो गया, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए। जैसे वाटर है तो उसका एक अलग ही है लेवल है, गर्म होने का, वाष्पन होने का, और इनका अलग है, तो ये वाष्पित होकर अलग हो जाते हैं और हमें क्रिस्टलीकरण से पृथक्करण हो जाता है। उसके बाद अब हमने ये सारी चीजें पृथक्करण देख लिया, ठीक। हमने ये देख लिया कि अगर मिश्रण है किसी भी चीज का अलग अलग तरीके का, तो उसमें हम अलग अलग घटक है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। अब इसके बाद आपके चैप्टर में है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक क्या चीज होती है? पहली बात तो भौतिक होता क्या है? भौतिक यानी बाहर से उसका रूप, रंग, आंख, नाक, मुंह कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, ये सब फिजिकल अपीयरेंस। और रासायनिक उसका दिल कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, उसका दिमाग कैसा है ना। ये मतलब एक अलग लेवल पे उसका नेचर, बाय नेचर अंदर से कैसा है। बाहर से उसने ब्लैक पहना है, पिंक पहना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज ब्लैक पहना है कल पिंक पहन लेगा, परसों रेड पहन लेगा, तो इससे नहीं फर्क पड़ता। बाय नेचर वो कैसा है, उसका दिल कैसा है, ठीक, वो रासायनिक है। तो भौतिक क्या होता है? भौतिक उसका रूप, रंग, और किसी मटेरियल के बारे में बात करें तो वो कैसा दिख रहा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, हाँ, और उसका क्वथनांक कैसा है, उसका आयतन कैसा है, उसका कलर कैसा है, और ये सारी चीजें भौतिक होती है। अब इसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब पानी है, ठीक, पानी क्या है? जब वो लिक्विड है तो वो पानी है, द्रव, ठीक। अब इससे हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये आइस बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और अगर इसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, यानी कि इसका एक फेज चेंज हो गया, ठीक है, एक फेज चेंज हुआ है, लेकिन है तो ये पानी, यानी कि इसका केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो H2O ही रहेगा, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो। जो इसका केमिकल कॉम्बिनेशन है वो H2O ही होगा, यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, यही रेशियो होगा, तभी पानी होगा, ठीक है। इधर इट्स इन सॉलिड फॉर्म और वाटर फॉर्म और गैसियस फॉर्म, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा परिवर्तन जो कि आप उसमें ताप या दाब या कुछ भी परिवर्तन करें तो वो अपने स्टेज बदल ले, अपना रूप रंग बदल ले, ठीक है, आयतन उसका बदल जाए, घनत्व उसका बदल जाए, तो ये सब क्या होती है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसका बेसिक कॉम्बिनेशन। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन का उसका बेसिक कॉम्बिनेशन ही बदल जाए। हाँ, अब दूध है, ठीक है, दूध से हमने दही बना दी, तो अब दही एक अलग चीज है, उसके अलग फीचर है, उसका अलग कैरेक्टर है, वो एसिडिक है, सब कुछ है। और दूध का अलग कैरेक्टर है। अब दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ठोस, जब पानी था ठोस है, ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से ठोस बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कोई पेपर है, हमने उसको जला दिया, अब जला के वो राख हो गया, राख से वो पेपर नहीं बन सकता, तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। उसकी अवस्था ही, मतलब उसका पूरा नेचर ही बदल गया, ठीक है, उसका बेसिक जो भी नेचर है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। और जिसमें क्या होता है कि बेसिक कैरेक्टर नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी रूप, रंग, आयतन, अवस्था ही बदलती है, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, अभी तक तो हम अशुद्ध पढ़ रहे थे, अब दुनिया में से बुरे लोग थोड़ी है, अच्छे लोग भी हैं, और मिश्रण कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब मिश्रण नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे नई चीजें बनेंगी। हाँ, अब हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है भैया। शुद्ध बहुत देर से हो रहा था, तो शुद्ध पदार्थ में देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमारे पास 2 कैटेगरी होती है। शुद्ध तब होगा तो वो सिंगल ही रहे, फिर किसी से मिले ही ना, ठीक है, यानी कि तत्वावस्था, ठीक। और या तो वो यौगिक हो, यौगिक यानी कि जैसे मैंने बताया H2O बना तो वाटर, ठीक, एक ही कॉम्बिनेशन है, H2O हुआ तो वाटर, तो नो मिलावट, ठीक। अगर इसमें यहाँ कोई और कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ ये हो गया H3, तो ये फिर दूसरी चीज होगा, ये भारी से ही तत्व क्या है, जब कोई एक मतलब रहता है किसी भी तत्व, यानी कोई एक बेसिक जिसका अब कुछ टूटने का, अब उससे छोटी कैटेगरी नहीं हो सकती उसकी, ठीक है, तब वो होता है तत्व। जैसे कि आप ले लो, आयरन हो गया, हाँ, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, मतलब जो भी इससे छोटी कैटेगरी नहीं हो सकती, ठीक, सबसे छोटी इकाई है तो वही तत्व है। आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, यानी कि आप देख रहे हो इसमें एक ठोस है, एक गैस है और लिक्विड भी है ना। तो इसका मतलब तत्व कैन बी ठोस, द्रव, गैस, है ना, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, बस वो अपने मूल में है, अब उससे छोटा कैटेगराइज नहीं हो सकता। यानी कि अब इसमें क्या आता है, धातु भी आती है, अधातु भी आती है,
और कुछ लोग होते हैं ना, हम इधर में रहेंगे ना उधर में रहेंगे, जैसी सिचुएशन पड़ेगी वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें धातु भी आती है, अधातु भी आती है, उपधातु भी आती है। धातु अधातु, जो धातु के कैरेक्टर होंगे अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो वो अधातु है, सिंपल सी बात है। अच्छा, धातु के क्या मतलब है? धातु आप देखते हो, धातु में आवाज होती है, ठीक है। कोई भी धातु है, खटखट की आवाज आ रही है, चमक होती है, सोना है, चांदी है, इन सब में चमक है। उसमें आघात वर्धनीयता होती है, यानी कि उसको आप पीट के बना सकते हो, बड़ा छोटा, या है ना। अब और क्या होता है, उसमें कुछ अपनी आवाज होती है, अपनी चमक होती है, और आप उसको पीट पीट के नए अपरेटस बना सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें जिसमें नहीं होती है वो होती है धातु। जैसे धातु क्या है, जैसे आयरन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये धातुएं हैं। इनमें अपनी चमक है, इसमें अपनी आवाज है। इसको आप नए नए तरीके से पीट पाट के कैसे भी करके नए नए चीजें बना लेते हैं। इसको खींचते हैं तो खींचता चला जाता है ना, तार बना देते हैं, है ना। तो अब लेकिन ये तन्यता का गुण, लेकिन ये सारी चीजें अधातु में नहीं। अधातु जैसे गैस, ठीक। अब गैस में क्या है, गैस जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब क्या है, गैसेस है। इनमें ये सारे गुण नहीं है, तो ये अधातु हो गई, ठीक। अब उपधातु क्या है, वो कुछ कैरेक्टर धातु के और कुछ कैरेक्टर अधातु के होते हैं, वो होती है उपधातु है। अच्छा, धातु क्या है कि धातु में अपना एक आकार है, ठोस है, मोस्टली ठोस है, ठीक। और अधातु क्या है, गैसियस फॉर्म होती है। अब ठोस है लेकिन इसके भी अपवाद है, जैसे कि पारा है तो एक धातु, चमकीली है, सब कुछ इसका घनत्व बहुत है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर वगैरह में पारा भरा रहता है, वो लिक्विड फॉर्म होता है। तो धातु और अधातु के गुण आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब कुछ ऐसी होती हैं उपधातु, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जिसमें दोनों के कुछ कुछ गुण होते हैं, इसलिए उसको उपधातु में रखा गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखो आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है कि दो तत्व मिलके एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक बनेगा भाई। देखो, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, दो चीजों के मिलने की आपने एक जगह पढ़ा था ना शुरुआत में, मिश्रण। अब यहाँ भी दो लोगों के मिलने की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि दो लोग मतलब मिल जाए बस किसी भी कॉम्बिनेशन में, हाँ भाई साहब, जैसे फ्रूट में चाट बना लिया हमने, केला भी बना लिया, पपाया भी है, ग्रेप्स भी है, मैंगो भी है, तो वो क्या हो गया, मिश्रण है। मतलब जो आओ जैसे आओ बस कबूल है ना। लेकिन यौगिक के साथ ऐसा नहीं, वो स्ट्रिक्ट है भाई, निश्चित अनुपात में मिलेगा तो ही यौगिक बनेगा। H2O होगा तभी पानी बनेगा, ठीक है। और CO2 होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अगर CO हो गया, एक मॉलिक्यूल कम हो गया तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कबूल होगा, वो फिर वो मोनोऑक्साइड की कैटेगरी में चला जाएगा। CH4 होगा तो ही मेथेन होगा, C2H4 हो गया तो फिर वो एथेन हो जाएगा, मतलब उसका नाम, कैरेक्टर सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो मिश्रण में क्या है, ये लोचा नहीं है। मिश्रण में है आप भैया कैसे भी आ जाओ भाई, बालू ढेर सारा, उसमें कंकड़ डाल दिए हमने, पत्थर डाल दिए, उसमें हमने मिट्टी डाल दी, मिश्रण बन गया। हमने कई फ्रूट मिला दिए, कुछ कम मिला है, कुछ ज्यादा मिला है, मिश्रण बन गया। हमने जो है कुछ ले लिया, स्प्राउट्स बना लिया, चना मिला लिया, मूंग दाल मिला लिया, सब मूंगफली मिला ली, कुछ 4 दाना, कुछ 8 दाना, मिश्रण है, बस कबूल है। बस क्या है कि कुछ समांगी मिश्रण है, कुछ असमांगी मिश्रण है। अब समांगी है कि पूरे में घुल मिल जाते हैं, जैसे शरबत हमने बना लिया। असमांगी है जैसे उसके साथ झरना बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिश्रण है ना। मिश्रण में आप अलग अलग सब चीजें पिक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, छान सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित करके अलग कर सकते हो। लेकिन यौगिक में एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक निश्चित उसमें वो दो तत्व क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद उनका एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। उसके गुणधर्म अलग होते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो गया तो उनके गुणधर्म अलग अलग हो जाएंगे और वो दूसरा यौगिक हो जाएगा, ठीक है। तो यौगिक और मिश्रण इस तरह से अलग है। हर यौगिक का अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका अलग क्वथनांक होगा, उसका अलग गलनांक होगा, उसके अलग वो होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत लीथल है ना। क्या है, बस एक ऑक्सीजन का ही तो फर्क है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, लेकिन है तो है। अब H2O वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, जलीय जीवन है, लेकिन H3O हो गया तो वो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। D2O हो गया, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि मिश्रण और यौगिक, इसमें क्या अंतर। भाई मिश्रण है तो चलो ठीक है भाई, हम बहुत लिबरल आदमी है, जो भी आएगा हमारा अपना है, लेकिन यौगिक स्ट्रिक्ट है इस मामले में, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसके अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा बहुत सारी चीजें। हमने मिश्रण पढ़ा, हमने शुद्ध पढ़ा, उसका मतलब पढ़ा कि भाई शुद्ध है तो तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण है तो विषमांगी होगा, समांगी होगा। विषमांगी होगा तो किस तरह का होगा, उससे अलग अलग कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी पृथक विधियां पढ़ी। और समांगी है तो वो किस तरीके से मिलेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और उसमें से हम अलग करना चाहे घटक को तो उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर की कहानी यहीं तक।